हेलो बच्चों, मैं रंजना गुप्ता आपके सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत यानी भूगोल के चैप्टर 3 जल संसाधन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ आज। बच्चों, आपका ये चैप्टर दो बच्चों पिंकी और चिंटू के साथ आपस में वार्तालाप के साथ शुरू होती है, जिसमें वो असम के बाढ़ के विषय में बात करते हैं और अंततः फिर वो इस बात पे आते हैं कि जल जीवन दे सकता है और जीवन ले सकता है। दे सकता है और जीवन ले सकता है मतलब कि जिस समय बाढ़ सुनामी इत्यादि आए तो ये जल जो हमें जीवन देता है ये वो हमारा जीवन ले भी सकता है। आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, लेकिन इसमें पीने योग्य पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में है। ये यानी कहिए कि पूरे पृथ्वी पे अगर 75% भाग जो है जल से भरा हुआ है, लेकिन उस 75% भाग में जो पीने योग्य पानी है वो मात्र आपका समझ लीजिए कि 3% है। वो 75% पानी का 95% भाग ऐसा है जो समुद्र के पानी के रूप में नमकीन पानी है, जिसे हम आप पी नहीं सकते, लेकिन लगभग 3% पानी वो भी आपके आर्कटिक, अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और हिम नदियों के रूप में बर्फ के चादर के रूप में धरती पे है, और मात्र 1% पानी हमें अपनी दैनिक जीवन पीने इत्यादि के लिए इस्तेमाल में काम लाने के लिए प्राप्त हो पाता है। इस तरह जल जो क्या है ये इतनी अधिक मात्रा में होते हुए भी दुर्लभ है। और दुर्लभता से मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत कम हो मात्रा में। ये जल की जो धरती पे कमी है, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि। आप देख रहे हैं कि जो पिछली जनगणना के अनुसार हमारे देश की आबादी जो 1 अरब 20 करोड़ थी, अब इस समय 135 करोड़ हो चुकी है। और इतनी बड़ी जनसंख्या के होते हुए उनके लिए खाने पीने हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण इसकी कमी होती है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। जल की कमी का दूसरा कारण उत्पादन में वृद्धि कैसे है? तो जब जनसंख्या इतनी ज्यादा होगी तो उनके खाने के लिए खाद्यान्न की भी ज्यादा जरूरत होगी। खाद्यान्न आएगा कहाँ से? खेती करके। और खेती कब होगा? जब हम अधिक से अधिक उपज लाएंगे, पैदावार करेंगे, और उस अधिक पैदावार के लिए किसान को अधिक मात्रा में उर्वरक और उसके साथ अधिक मात्रा में सिंचाई करनी पड़ती है, जो कि जल के कारण ही हो पाता है। तीसरा है मौसम में भिन्नता। आप जानते हैं हमारे देश में सब दिन एक जैसा मौसम नहीं रहता, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात आता रहता है क्रम से। और ये बारिश जो है ये कहीं पे बहुत अधिक मात्रा में और कहीं पे बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, और मेघालय चेरापूंजी जिसका नाम सुने, और उसका भी गांव मौसिनराम, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। अर्थात करने का मतलब कि पानी का वितरण जो है वो भी बराबर नहीं है। फिर है उद्योग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के उपभोक्ता उद्योग बने हुए हैं। और आपने उन दोनों बच्चों के वार्तालाप सुने होंगे, तो उसमें वो ये भी कहती है कि मशीनों को चलाने के लिए भी जल की जरूरत होती है, मशीन को ठंडा करने के लिए। और जल विद्युत ताप से जो बिजली उत्पन्न होती है उससे मशीन उद्योग चलाए जाते हैं, मशीन चलाए जाते हैं। इस तरह जितने अधिक उद्योग रहेंगे उतना अधिक जल का इस्तेमाल होगा, और इस तरह हमारे उपयोग में आने वाले जल की मात्रा और कम होती जाएगी। अब है जल की गुणवत्ता में कमी। जो जल हमें धरती पे प्राप्त है, धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी में कमी आती जा रही है। कारण क्या है? जो सबसे पहला कारण है प्रदूषण। आप देख रहे हैं वायु, ध्वनि, जल, मिट्टी, हर चीज प्रदूषित है। और इस प्रदूषण के कारण हमारे पीने योग्य, हमारे इस्तेमाल करने योग्य पानी की मात्रा कम होती जा रही है।
फिर है औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा की जो उद्योग हैं ये क्या करते हैं, अपने माल को बनाने के दौरान जो अपशिष्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसका समुचित डिस्पोजल नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सीधे उसको नदियों में, नालों में गिरा देते हैं, जो नदियों में जाके हमारे पानी को और भी क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। फिर वर्षा जल हर जगह फर्श पे एवं सड़कों के कंक्रीट के होने की वजह से धरती के सतह में समा नहीं पाती है। आप देखते हैं पहले कच्ची सड़कें होती थी, मिट्टी होता था, या जहाँ पानी जमीन कच्ची होती है तो पानी डालो तो पानी कुछ देर बाद वहाँ पे सूख जाती है। लेकिन आप घरों में देखते हैं फर्श पे पानी गिर जाता है तो पानी क्या होता है, वो वहीं पे पड़ा रहता है, वो सूख नहीं पाता और फिर धीरे धीरे गंदा हो जाता है। तो इस तरह जो वर्षा का जल सड़कों पे, जमीन पे, धरती पे गिरती है, वो धरती में न समा पाने के कारण वो भी क्या हो जाती है, गंदा हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इस तरह उस जल की भी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो अब इसके लिए जरूरी है कि हम जल का संरक्षण करें, जल को बचाएं, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो इस जल को बचाने के लिए बांध बनाए जाते हैं। बांध जिसे हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से भी जानते हैं। बांध क्या है, जो जल को बह के बर्बाद होने से रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। बांध का प्रयोग कई कार्यों, कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी कारण उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। पहला उद्देश्य क्या होता है, बिजली उत्पादन। बांध के द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो कि हमारे उपयोग में आगे चल के काम आता है। बांध बाढ़ों को नियंत्रित करता है, वो नदियों के जल को विभिन्न धाराओं में बांट के उसके मात्रा को, उसकी तीव्रता को कम कर देता है। सिंचाई, मानसून का सीजन आप जानते हैं कुछ एक महीना ही रहता है, फिर उसके बाद किसान को पानी अपने फसलों को पैदा करने के लिए कहाँ से मिले, तो ये बांध के पानी ही समय समय पे उनको नहर, नदी इत्यादि के माध्यम से पहुंचाया जाता है और इस तरह किसान फसल का उत्पादन करता है। पर्यटन, जो भी बांध बनाए जाते हैं उसके आसपास के इलाकों को सौंदर्यीकरण के माध्यम से अच्छा कर दिया जाता है, ताकि लोग वहाँ पे घूमने फिरने, पिकनिक मनाने इत्यादि हैं, जिससे सरकार को राजस्व और इनकम प्राप्त होता है। बांधों का अगला प्रयोग है मछली पालन। बांधों में मछली भी, वो जो जलाशय बनाए जाते हैं उसमें मछलियां पाली जाती हैं, जो पर्यावरण के लिए काम आता है और लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब है बांध के नुकसान। बांध से केवल फायदा ही नहीं होता है, बांध से बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। सबसे बड़ा नुकसान पहला है क्या है कि जलीय जीवन पर प्रभाव। जो उस नदी विशेष में जिस पे बांध बनाए जाते हैं उसमें जो जीव जंतु रहते हैं, जब उस पे बांध बना दिया जाता है तो वो जल कई भागों में हमने बताया कि वो वितरित हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये उस जल में रहने वाले जीव जंतु भी या तो जल की कमी से मर जाते हैं या इधर उधर उनको बिखरना पड़ता है, जिसमें बहुत से एडजस्ट करके जी लेते हैं और अधिकतर वो मर जाते हैं। फिर बांध का दूसरा नुकसान, जिस स्थान पे बांध का बनाने का चयन होता है वहाँ पे वन इत्यादि होता है, तो उस जगह को समतल करने के लिए सबसे पहले वनों की कटाई की जाती है। और वनों की कटाई जब होती है तो आप जानते हैं कि ये किस तरह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। फिर बांधों का विरोध जनता द्वारा भी किया जाता है। बांध का विरोध जनता के द्वारा क्यों किया जाता है? बांध से तो लोगों के इतने फायदे हैं, आप सोचेंगे तो नहीं। सबसे पहला तो पर्यावरण की दृष्टि से, जब भी बांध बनता है तो आपने पढ़ा कि वन काट दिए जाते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। विस्थापन की समस्या, जिस जगह पे बांध बनाई जाती है ये वहाँ पे हो सकता है पहले से जनजातियां रहती हों, मानव रहता हो, वहाँ उसका निवास हो, घर हो, मकान हो, सब कुछ हो, तो उस स्थान को सरकार उनसे ले लेती है। ये ठीक है कि उसके बदले उन्हें कुछ मुआवजा के रूप में उन्हें धन भी देती है, लेकिन किसी का आवास छीन जाना ये उसके लिए बड़ा कष्टदायी एक कारक होता है। फिर आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी
इन बांधों का विरोध किया जाता है, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं वहाँ पे उनकी आर्थिक क्रियाबनों से लकड़ी इकट्ठा करना, ईंधन इकट्ठा करना, जड़ी बूटियां इत्यादि मिलता है, जिससे वो अपनी आजीविका चलाते हैं, वो भी उनसे उनका आजीविका छीन जाती है। और जिस क्षेत्र पे इंसान रहता है वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर से वो जुड़ जाता है, वो अपनी संस्कृति से भी वहाँ से बिछड़ जाता है। इसी कारण बांधों का विरोध भी जनता के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे बांध हैं, जैसे नर्मदा बांध, टिहरी बांध, सतलुज बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, बहुत सारी बांध हमारे देश में प्रगति को, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। अब आता है वर्षा जल संग्रहण, कि हम वर्षा के जल को कैसे संग्रहित किए। तो आप जानते हैं प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा का जल संग्रहण प्रचलन में था। वो कैसे संग्रहित करते थे? तालाब बना के, बावड़ी, कुएं, गड्ढे, टांका का निर्माण करके बारिश के पानी को वो संचित कर लेते थे और उसे वर्षा के दिन बीत जाने पे अपनी आवश्यकता के कार्यों के लिए इस्तेमाल करते थे। अब वर्षा जल संग्रहण का जो सबसे फेमस या प्रसिद्ध तरीका था वो छत वर्षा जल संग्रहण। छत वर्षा जल संग्रहण जैसे यानी नाम से ही स्पष्ट है कि घरों के छत को इस तरह बनाया जाए कि उस पे बारिश के पानी को क्या कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। ये जो परंपरा थी ये प्राचीन काल में भी प्रचलन में थी। छत पे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था, फिर इस पानी को पाइप के द्वारा जमीन पे बने टैंक में भरा जाता था और फिर गर्मी या सूखे के दिन में प्रयोग किया जाता था। और वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश का यह पानी इस्तेमाल के लिए बहुत ही शुद्ध होता था। आपको बताएं, राजस्थान में एक जगह है, नगर है जिसका नाम है फलोदी। वहाँ पे प्राचीन कालीन इतने बड़े बड़े टैंक मिले हैं जैसे हमारे आपके घरों में कमरे होते हैं, जिसमें वर्षा का जल संग्रहित किया जाता था। और इस तरह वो लोग अपने बाकी के समय में उसी जल से अपना जीवन चलाते थे। आज और ऐसा नहीं कि अब छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलन में नहीं है। खासकर कर्नाटक के मैसूर शहर और उसके गंडाथूर गांव में 200 परिवार या 200 गांव ने मिलके ये टंका वाली विधि अपना रखी है। और तमिलनाडु में तो सरकार ने कानून बना रखा है कि हर व्यक्ति को अपने घरों में अपने छत पे पानी वर्षा जल संग्रहण का उपाय करना होगा और उनको टंका बना के उसमें पानी को संग्रहित करना होगा ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके। अब है बांस ड्रिप सिंचाई। बांस ड्रिप सिंचाई ये भी जल संग्रहण का एक तरीका है। ये खासकर पूर्वोत्तर भारत जिसमें मेघालय आता है वहाँ पे ये प्रचलन में है। इसमें क्या किया जाता है कि बांस को पाइप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और झरना इत्यादि जो जल का स्रोत होता है वहाँ पे उस पाइप को लगा के और एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ते हुए दूसरे से तीसरे खेतों तक उस पाइप को पहुँचा दिया जाता था और उस झरने का पानी उस पाइप के माध्यम से होकर उनके खेतों में पहुंच जाता था और इस तरह सिंचाई का कार्य होता था। इस तरह बच्चों हमने आपको जल संसाधन के रूप में तीसरे संसाधन का पूरा वर्णन किया। बाकी हम गृह कार्य और आपको गृह कार्य आपको दे देंगे और आप उसे करके हमें दिखा दीजिएगा। धन्यवाद।